एक अपराधी जिसने पोर्टलैंड, ऑरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को हाईजैक किया और बिना कोई सुराग छोड़े प्लेन से $2 लाख की फिरौती लेकर हवा में गायब हो गया। तो शुरू करते हैं ऐसे प्लेन हाईजैकर की कहानी जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। साल 1971, तारीख 24 नवंबर को अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड, ओरेगन शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बड़ी छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो बगल के ओरेगन से सिएटल शहर के लिए जा रही है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान है कि आज यहाँ इनके बीच इस हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी मौजूद है, एक बंदा जिसका नाम डीबी कूपर है। दिखने में ये हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, और इसकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी। ये जानबूझकर प्लेन की बिल्कुल आखिरी रो में बैठता है। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, यह बंदा वहां मौजूद एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेस शफन। वह एक बड़ी ही मुस्कान के साथ एयर हॉस्टेस को एक नोट देता है। एयर हॉस्टेस शफन एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शफन ने जब उस नोट को खोला तो वहां बड़ी नीट हैंडराइटिंग में क्लियर लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। शफन कूपर के साइड में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअली में इसके पास बम हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलता है जिसमें कुछ लाल लाल से सिलेंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलेंड्रिकल बैटरी रखी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड एयर हॉस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख शाम 5 बजे तक चाहिए, वो भी कैश में। इस सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना, और साथ ही साथ 2 पीछे के पैराशूट्स और 2 आगे के पैराशूट्स भी। और जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए, और कुछ भी उटपटांग चीजें ट्राई मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी यह सब पता नहीं था। एयर हॉस्टेस शफन चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट प्लेन के पायलट्स को दिखाती है। एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। यह खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरो के पास पहुंचती है। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और वो कहते हैं कि जो भी हाईजैकर चाहता है उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। एफबीआई के साथ मिलकर वो सिटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा पैसे का बंडल रखा था। लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो। इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर यह थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो जब तक हम पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। फ्लाइट के पायलट ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता रहा। देर शाम करीब 5 बजे फ्लाइट लैंड करती है। विमान के सिटल में उतरने के बाद कूपर को अधिकारियों द्वारा पैसों से भरा बैग और 4 पैराशूट उपलब्ध कराए गए और उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स अब प्लेन छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकल के इस हवाई जहाज को। इसके बाद प्लान के अनुसार रिफ्यूल किया जाता है और यह फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट बैठे हैं और उनके साथ टीना कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है पायलट को कि कहाँ जाना है, किस स्पीड पर प्लेन को उड़ाना है और किस एंगल पर। वो कहता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना। विंग्स की जो पोजीशन 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे होनी चाहिए। पायलट कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ेंगे तो हम कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन में।
लेकिन कूपर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कूपर ने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ते रहो। प्लेन के पिछले हिस्से में कूपर इकलौता इंसान बचता है। यह अपने पैराशूट्स निकालकर तैयारी करता है। डाइव करने के लिए कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि प्लेन में पीछे का स्टेयर केस डिप्लॉयड किया जा चुका है। ये उस जमाने की बड़ी खास बात थी। बोइंग B727 प्लेन्स में एक पीछे का आफ्ट स्टेयर केस होता था। फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से सीढ़ियां बाहर आती थीं। प्लेन की कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट्स और पैसे के साथ बाहर छलांग मार दी। FBI ने अपने इतिहास में सबसे लंबी और सबसे विस्तृत जांचों में से एक शुरू की, जिसे नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है DB कूपर का नाम। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उस बंदे का नाम एक्चुअली में डैन कूपर था, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ DB कूपर करके पुकारते हैं। ये डैन DB कैसे बन गया, इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग नाम से, जो अपनी डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी में अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने वहां पर कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन इस रिपोर्टर ने DB कूपर सुन लिया और वही चीज अपनी खबरों में सुना दी। इस रिपोर्ट को कई और जर्नलिस्ट सुनते हैं और वो भी अपने न्यूज चैनल्स में खबरों में छापते वक्त DB कूपर का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हाईजैक करने वाला बंदा अपना असली नाम बताएगा सबको। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश अपने चारों तरफ कूपर ने स्ट्रैप कर लिया था। उस सारे कैश और 2 पैराशूट्स लेकर कूपर किस एरिया में कूदा था, इसका भी अंदाजा पुलिस के पास मौजूद था। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई गई थी। नीचे मौजूद थे बड़े ढेर पाइन फॉरेस्ट्स, लेक्स और जंगली भालू रहते थे। इसलिए शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की हाइट से छलांग मारना, वो भी पूरे अंधेरे में। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे छलांग के लिए। पैंट और शर्ट में छलांग मारना जब बारिश हो रही हो, बाहर भारी काले काले बादल मौजूद थे, वो भी 5,000 फीट की हाइट पर, यानी कि कूपर को नीचे गिरते वक्त कुछ नीचे दिख नहीं रहा होगा। और ऊपर से जो विंड स्पीड थी, अंदाजा लगाया गया कि कूपर ने जो छलांग मारी वो 328 किमी पर आवर की स्पीड से मारी। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन का मानना था कि एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, ठंडे पानी की प्रॉब्लम। नवंबर के महीने में अमेरिका में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। अगर कूपर किसी झील में गिरा होगा, वहां से बच पाना नामुमकिन है। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। इस खबर के देश में फैलने के बाद से और हाईजैकर्स ने यही तरकीबें अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम हाईजैकिंग करी और ये सभी के सभी 5 लोग प्लेन से छलांग मारने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक थे मार्टिन मैकन, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972 को, बिल्कुल कूपर की तरह, लेकिन इस बार $2 लाख नहीं, $5 लाख की रकम मांगी। प्लेन जब हवा में उड़ा तो पैराशूट लेकर कूपर की तरह प्लेन से छलांग मार दिया। मैकन के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किमी पर आवर थी जब उन्होंने छलांग मारी, और ये दुगनी स्पीड थी कूपर की डाइव के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मैकन अपनी छलांग को सरवाइव कर गए, सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करके। दूसरा ऐसा ही एक और हाईजैक किया गया जनवरी 1972 में रिचर्ड ला पॉइंट के द्वारा। उन्होंने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहन के छलांग मारी और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, इसलिए हम इनकी कहानियां जानते हैं। लेकिन FBI ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं कूपर से ज्यादा बदतर कंडीशंस में और सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि DB कूपर भी सरवाइव कर गया हो। तो अब क्योंकि FBI वाले ये सोचने लगे कि कूपर जिंदा हो सकता है,
तो अगला काम उनका था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर उसने जंप मारी थी। एक्चुअली उन सारे जंगलों में सर्च करना तो पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन से ही शुरू कर दिया था। पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा मिले। एफबीआई ने फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। अगर हम सेम हवाई जहाज को सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाएंगे और उस हवाई जहाज से एक 91 किलो का स्लेड स्टेयर्स के थ्रू पुश आउट करेंगे तो वो स्लेड कहां जाकर लैंड करेगा। इसके चलते डोर टू डोर सर्चे कंडक्ट करवाए जाने लगे। इस एरिया में जो लोकल फार्म हाउसेस थे, पुलिस वाले एक एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाते थे। जांच करने के लिए लोगों से पूछने के लिए पेट्रोल बोट्स चलने लगी। एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन को भी सर्च करने के काम पर लगा दिया। लेक मर्विन के अंदर 200 फुट की गहराइयों में जाकर ढूंढने की कोशिश करी जाए कि या तो पैसे मिले या कोई पैराशूट का पीस मिले या किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट्स के सारे सीरियल नंबर्स को लोकल अखबार में छपवा दिया और खबर छापी कि जो पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स के किसी भी एक नोट को लेकर आएगा, हम उसे $1000 का इनाम देंगे। यह ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिला। अब आते हैं हम साल 1979 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे पर $20 के कुछ नोट्स पड़े हुए मिलते हैं। ये सभी नोट्स $20 के थे और कुछ की गड्डियां बनी हुई थीं, जिन्हें रबर बैंड से टाई किया गया। जैसे ही पुलिस ने इन नोट्स के सीरियल नंबर्स को देखा, ये बात कंफर्म हो गई कि ये वही पैसा था जो इतने साल पहले कूपर को दिया गया था। इस जगह के आसपास फिर से सर्च करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलता नहीं है। कुल मिलाकर सिर्फ $5800 ही मिलते हैं। कूपर बास्गो नदी के आसपास कहीं लैंड किया होगा। एफबीआई ने उस एरिया में इसके बाद बहुत सर्च करने की कोशिश करी, इस उम्मीद में कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट के कुछ फटे हुए हिस्से मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। एफबीआई एजेंट रिच टोसो का मानना था कि कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चलो प्लेन से कूदने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन ये कूपर एक्चुअली में था कौन? कुछ तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास कि ये बंदा कहां से आया था, इसकी क्या आइडेंटिटी है एफबीआई के पास। इस सवाल का जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कूपर के द्वारा छोड़ी गई एक टाई और टाई क्लिप थी और उस टाई क्लिप में कुछ स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले थे। सन 2009 में एक रिसर्च टीम इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रिसर्च करने लगी। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर इन पार्टिकल्स को जांचा तो पता लगा कि कूपर किसी केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था या फिर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में। शायद वो खुद बोइंग में ही काम किया करता हो। 1973 को एफबीआई ने स्केच बनाया। कूपर के इस स्केच को देखकर कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा ही दिखता था असली चेहरा, और इसका पॉसिबल प्रोफेशन अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरी बनाने लगे कि कूपर एयरफोर्स में एक एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर थे, क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे पैराशूट्स पहनने हैं, प्लेन में सीढ़ियां कहां से खुलती है, ये सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर एफबीआई ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी करी, जिनमें से कोई भी डीबी कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से करीब 20 को सीरियसली कंसीडर किया गया। कूपर के हाईजैक के 5 महीने बाद एक प्लेन हाईजैक किया जो कूपर के हाईजैक से बहुत सिमिलर था, बोइंग 727 विमान। हाईजैकर ने डिमांड किया 4 पैराशूट्स और $5 लाख। पैसा लेने के बाद पीछे की सीढ़ियां खोलकर यह जंप कर गए, लेकिन फर्क बस ये कि हाईजैक के सिर्फ 2 दिन बाद एफबीआई इन्हें ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है। 45 साल तक इन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है और एफबीआई को लगता है कि यही कूपर है। इसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया हाईजैक करने का और पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि क्या वो डीबी कूपर है, तो उसने मना कर दिया कि वह न तो इस बात को एडमिट करेगा, न डिनाई। जेल में 2 साल बिताने के बाद वह जेल से भागने की कोशिश करता है और शूटआउट में उसे मार दिया जाता है। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि ये तो हो गई मिस्ट्री सॉल्व्ड, लेकिन हमारी कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट बाकी है। एफबीआई आज के दिन ऑफिशियल मैकॉय को डीबी कूपर नहीं मानता है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, जो स्केच उन्होंने बनाया वो डीबी कूपर और मैकॉय की डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से इतनी मैच नहीं करती। दूसरा, एफबीआई को बाद में एविडेंस मिला कि मैकॉय उस कूपर हाईजैकिंग की रात वो लास वेगस में मौजूद थे। उसके अगले दिन वह घर पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। क्योंकि इस चीज का एविडेंस मौजूद है, इसका मतलब यह चीज बड़ी क्लियर है कि मैकॉय डीबी कूपर नहीं हो सकता। घुमा फिराकर दोस्तों, हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। आज के दिन भी डीबी कूपर की ये मिस्ट्री एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? यहाँ पर उस रात जब डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग मारी, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या नहीं? नीचे
कमेंट्स में लिखकर बताओ। ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है कि कपर की हाईजैकिंग के बाद ढेर सारी ऐसी और हाईजैकिंग हुई, लेकिन उन सब हाईजैकिंग में जो भी हाईजैकर पैराशूट का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदा था, पहली चीज़ वह हमेशा जिंदा बचा और दूसरी चीज़ उसे हमेशा पुलिस या FBI ने पकड़ लिया। लेकिन कूपर का क्या? ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए।